हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग जो कि इस टॉपिक्स में लेके हम लोग उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष बीएससी जो हम लोग बात किए थे, सेकंड आपका ईयर का फोर्थ सेमेस्टर बुक हम लोग को स्टार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें आज हम लोग बात करेंगे क्या नॉन होमोजीनियस। हम लोग आगे क्या था कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट में। इसके पहले हम लोग होमोजीनियस वाले पे पढ़े थे। इसमें हम लोग इस टॉपिक्स में नॉन होमोजीनियस वाले इक्वेशन हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ी सी बातों को समझते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। आप लोग जब होमोजीनियस बता रहे तो मैंने बताया था कि जब किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हमारे पास डिग्री सेम हो जाती है तो या उसको हम लोग ऑर्डर करते हैं। अगर ऑर्डर मेरे को सेम रहती है तो उस केस में हमारे पास उसको हम लोग क्या बोलते थे, होमोजीनियस बोलते थे। अब सिंपल सी बात है, अगर ऑर्डर मेरे को सेम ना रहे तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, आपको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्लियर और अच्छे तरीके से आपको एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। किसी भी दिए गए नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं हम लोग टॉपिक्स बिना टाइम के वेस्ट किए हुए। हमारे पास क्वेश्चन एक ले रखा है, हम लोग करेक्ट कि सॉल्व r प्लस का 2s प्लस का t प्लस का 2p प्लस का 2q प्लस का z इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। अब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, कैसे भी है उसको भी हम लोग जस्ट एक ब्रीफ हम लोग आप लोग बताएंगे ये नॉन होमोजीनियस क्यों कहा जाता है, ये नॉन होमोजीनियस कैसे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सबसे पहले इसको r को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं r इज इक्वल टू, हम खूब अच्छे से जानते हैं क्या होता है, डेल टू जेड अपान का डेल एक्स का स्क्वायर होता है। मेरी बात को समझते रहिए, अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे। ये होता है s की वैल्यू हम लोग जानते हैं, s इज इक्वल टू क्या होता है, डेल टू जेड अपान का डेल एक्स इंटू डेल वाई होता है। बहुत प्यारा। p की वैल्यू हम लोग जानते हैं, p इज इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड अपान के क्या होता है, डेल का x होता है। q की वैल्यू हम लोग जानते हैं, q इज इक्वल टू डेल जेड अपान का डेल वाई होता है। ये तो था। अब इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म अगर कन्वर्ट करें तो हम लोग इसको ये d2 अपान का या ऐसे लिख दे। एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कहीं पर इधर ही कहीं पर लिख देता हूँ। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास ये p की जो वैल्यू होती है, p की वैल्यू ध्यान रखना, p की वैल्यू जो हमारे पास होती है उसको हम लोग डेल जेड अपान का डेल एक्स नीचे भी लिखा हो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये इसको सिंबल के फॉर्म कन्वर्ट लिखेंगे। हम लोग जानते हैं क्या है, डेल अपान का डेल का एक्स को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में, और डी अपान का डेल वाई, डेल अपान का डेल वाई को हम लोग क्या करते हैं, डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके तहत मैं यहाँ पर करूँ, इसको कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहूँ तो d अपान का डी एक्स, फिर क्या होगा डी जेड अपान का डी एक्स। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये z को मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ये। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगा d और इसकी वैल्यू d होगा, तो इसको मैं लिखूँगा क्या d2z लिख पाऊँगा। क्या कहते हो, बात नहीं समझ में आ रही? गुड। चले आगे। इसको भी अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो ये मेरे पास एक दो केस में जाएगा। इसको हम लोग डी जेड अपान का डी एक्स इंटू डी जेड अपान का डी वाई लिख पाएंगे। ठीक है, एक हमारे केस में जाएगा, किसके हमारे केस में जाएगा आपका, इसको हम लोग लिखेंगे डी फिर इंटू डी डैश इंटू जेड लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हम लोग बात करें, क्योंकि एक ही केस में एक जेड है तो हमारे पास यू बनेगा, ये होगा और ये जेड बाहर आ जाता है। ठीक है, गुड। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले को अगर मैं पैटर्न लिखूँ तो ये डी जेड होगा। ओके, और इसको लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी डैश का जेड बनेगा। ये बातें अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो इसको सबकी वैल्यू कन्वर्ट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वह सिंबॉलिक जो फॉर्म है, सिंबॉलिक जो फॉर्म बनेगा, अब इस पैटर्न में हम लोग लिखेंगे। आ जाइए हम लोग लिख देते हैं। ये आपका आर था, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, डी स्क्वायर का जेड, यहाँ पर लिखेंगे 2d डैश जेड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टी के स्थान पर हम लोग, टी के स्थान पर टी के तो मैंने वैल्यू नहीं लिखा, टी की वैल्यू लिख लो। यहाँ पर टी वाला भी, टी की इज इक्वल टू क्या होता है, ये डेल टू जेड अपान का डेल का वाई का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, डी डैश का स्क्वायर जेड। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे को, क्या आ जाएगा यहाँ से, डी डैश का स्क्वायर जेड प्लस का, इसको लिखेंगे 2d, इसको लिखेंगे 2d डैश प्लस का z इज इक्वल टू 0। सब में z लगा देने क्योंकि सबके साथ z है।
जहाँ पर मैं छूट गया उसको। यहाँ तक आपको मैं समझ रहा हूँ किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी यदि आपको कंटिन्यू को वीडियो को देखें। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इन सब में जेड को अगर मैं कॉमन लूँ तो d2 प्लस का 2d डैश बनेगा, प्लस का d डैश का स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 2d डैश प्लस का 1 बच जाएगा। ओके, जब जेड कॉमन लेंगे तो ये फॉर्म बराबर का 0। अब हमारी बात देखो, समझो मेरी बात, ये नॉन होमोजीनियस क्यों होता है? यहाँ पर इसका ऑर्डर देखो, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। जब किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर यदि ऑर्डर सेम नहीं होता है तो उस केस में उसको हम लोग नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें सब में बराबर, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये तो 2 ठीक है, लेकिन इधर 1 है, सब में इक्वल नहीं है। अगर सब में इक्वल होता तो उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, इस वजह से होमोजीनियस नहीं बोलते। ये बात को आपको ध्यान में रखना। अब इसको हमें करना क्या होता है, दूसरा हमारे कंसेप्ट क्या होता है, इसको हमें फैक्टर करना होता है। क्या करना होता है? फैक्टर करना होता है। तो आओ इसको हम लोग फैक्टर करें। हम लोग जानते हैं क्या है, अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो अरेंज करने के हमारे पास क्या बनेगा, डी स्क्वायर और इस डी डैश को इधर लेते हैं प्लस का 1 कर लेते हैं। तो ये मेरे पास पैटर्न दिख रहा है, पहली की स्क्वायर धन दूसरी का स्क्वायर धन तीसरी का स्क्वायर धन का 2ab। तो 2ab कहीं पर है, इसमें देखो कहीं कहीं होगा, ये है, तो ये हो जाएगा 2d डैश धन का 2bc, इन दोनों का गुणा, यानी तो क्या होगा, डी डैश का अगर गुणा एक में करेंगे तो डी डैश आ जाएगा, बी बिल्कुल आ जाएगा, प्लस का 2ca। ca का मतलब क्या है, ये और ये, c एक है, d तो ये आ जाएगा d, और ये बचा क्या, ये इस तरह से मैंने लिखा। तो आपको मैं पढ़ के ये बताया कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc फिर प्लस का 2ca। तो ये मेरे पास एक फार्मूला हमारे पास इसको जनरेट आ रहा है, इसको हम लोग क्या कह पाएंगे, d प्लस का d डैश और प्लस का 1 का ये होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। क्या है ये, इंटू का जेड रहेगा, जेड आप उसको लिखते चलिए। ये मेरे पास बन गया। तो ये तो अब जब इस वाले केस बना तो अब ये रिपीटेड केस में जाएगा। रिपीटेड केस क्या कहने का तात्पर्य है, अभी हम लोग जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन बना था तो हम लोग उसका जो CF पार्ट फाइंड करते थे, तो CF पार्ट फाइंड करने के लिए e की पावर k1x जब रिपीटेड होता था, रिपीटेड केस में अगर रिपीटेड केस रहेगा तो सेम आएगा, ये x आएगा, इसके बाद एक फंक्शन के साथ रहेगा, फाइव 1 y प्लस का mx होगा, क्योंकि 2 ही टर्म है तो 2 बार रिपीटेड, तो 2 के लिए क्या होगा, दूसरा हमारे पास e की पावर kx तो आएगा ही, यहाँ पर एक x गुणा हो जाता है, ये दूसरा फंक्शन y प्लस का ये mx रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास फिर से फंक्शन बनेगा, उसको मैं आगे बात करता हूँ। क्या कहते हो, ठीक है, गुड। अब हमें पहचानना क्या है, समझना हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसके आपको समझना है कि क्या अगर मेरे पास ये लीनियर का जो फैक्टर बना, क्या बना, d प्लस का d डैश और प्लस का 1 की पावर क्या है आपका 2 है, इक्वल इंटू d इक्वल टू बराबर ये 0 बना है। अगर यहाँ तक हमारे पास है तो इसको हम फैक्टर को तरीके से बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा समझिएगा, हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये m की वैल्यू होता है, ये m की वैल्यू होता है, इसके जो सामने होता है d डैश का जो गुणांक होता है वो m होता है, ये m जो होता है इसका कोफिशिएंट होता है, और ये जो टर्म होगा ये कांस्टेंट टर्म होता है, वो k की वैल्यू होती है। ध्यान समझिएगा, k की वैल्यू होती है। अब होगा क्या, इसका हमारे पास सोल्यूशन आएगा क्या, जो इसका CF पार्ट आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, CF पार्ट जो आएगा हमारे पास फार्मूला यही होता है। यहाँ पर ये दो एक अगर इसको मैं लिखूँ तो इसको ऐसा लिख लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए, d डैश प्लस का d डैश प्लस का 1 इंटू का d प्लस का d डैश प्लस का 1 इंटू का z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 फैक्टर आपको दिख रहे हैं, 2 फैक्टर आपको दिख रहे हैं। तो लिखना कैसा है, मैंने वही बताया, ये आपका हमारे पास ये m1 होगा और ये क्या होगा k1 होगा, और यहाँ पर ये m2 होगा इसके सामने वाला, और इसके सामने क्या होगा ये k2 होगा। अब लिखना क्या है वो बात को समझिए, या तो इसको माइनस में कन्वर्ट करके लिखे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला निकाले तो माइनस में था, वो माइनस में था। यदि इसको लिखना चाहूँ तो इसको माइनस अगर हम लोग बनाना चाहें तो ऐसे बना पाएंगे, ये माइनस करके माइनस का 1 d डैश कर सकते हैं, और यहाँ पर माइनस का 1 ये
इस तरह से कर सकते हैं, या तो अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ इनटू का ये भी ऐसे कर पाएंगे, डी फिर माइनस का 1 इंटू डी डैश फिर माइनस का 1, ये ब्रैकेट लगा के फिर जेड की 0 कर दो, या तो ऐसे लिखो, या तो यहाँ तक करने के बाद अगर ये जो दोनों वैल्यू प्लस में है तो इसको हम लोग माइनस में रखेंगे, यानी अगर ये है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ इस केस में, यानी हमारे पास m1 की वैल्यू ये -1 होगा, कोई कोफिशिएंट नहीं है लिखा तो 1 माना जाएगा, और ये भी प्लस में है तो ये भी क्या होगा, k1 की वैल्यू अगर यहाँ पर प्लस में दिया है तो लिखना है आंसर माइनस के साथ, अगर माइनस के साथ दिया है तो लिखना है आपको प्लस के फॉर्मेट। आओ अब हम लोग लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो z बनेगा, z की जो वैल्यू होगी वह e की पावर k क्या है, -1 है, माइनस का x होगा, इसके बाद phi1 फंक्शन के साथ y, m क्या है माइनस है तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का दूसरा जब टर्म लेंगे तो x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि रिपीटेड है तो ये भी सेम टर्म जाएगा, e की पावर माइनस क्या होगा 1 का गुणा m में करेंगे या x में करेंगे तो e की पावर माइनस का x होगा। फिर यहाँ पर फंक्शन 2 लेंगे phi2, वही पैटर्न y माइनस का ये mx बनेगा, ये मैं x लिख रहा हूँ भाई, x होगा y में क्योंकि m की वैल्यू -1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये CF आएगा, और CF ही इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। यही हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन, अभी बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन है इक्वेशन हमारे पास किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। ये क्यों जेड की वैल्यू है, क्योंकि हम लोग जो जेड होता है वो CF प्लस का PI आता है, और इस वाले केस में जब जहाँ पर r की वैल्यू यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखता है, वो केवल और केवल क्या टर्म देता है हमारे पास, वहाँ पर केवल और केवल PI फाइंड हो पाता है, तो जो PI होगा इसका इस समय क्या होगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी यदि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, किसी भी प्रकार को आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बैक आना, फिर से अगेन देखना, अगर उसमें भी आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आपको पूरा का पूरा यहाँ से जो भी कुछ भी रहेगा उसको डाउट क्लियर किया जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ जस्त और ज़बरदस्त के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।